Hello everyone, welcome back to Adhyanik. I hope you all are doing well. As you all know, we will cover all topics related to the district of Uttarakhand, and today we are going to cover one of the most important topic, which is about the Chamoli district. Yesterday we started learning about main tourist places in Chamoli, and today we will continue and study the remaining places. We will also see which countries and nearby districts share boundaries with Chamoli, and by the end of today we will complete this topic, and tomorrow we will start a new district, that is Rudraprayag, and continue our series. So let's talk about the remaining places in Chamoli. Firstly, we will talk about Gairsand. So गैरसैंण जो है वो एक बहुत खास जगह है उत्तराखंड के चमोली ज़िले की। अगर हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गढ़वाल और कुमाऊं का जो सेंटर है वो गैरसैंण को माना जाता है, और इसी वजह से इसको स्थायी राजधानी भी बनाया गया। सबसे पहले जो इसको रिकमेंड किया था वो किया था रमाशंकर कौशिक समिति ने, और गैरसैंण को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है भराड़ी सैण, और यहीं विधानसभा भी स्थित है जो कि उत्तराखंड की दूसरी विधानसभा है। जो उत्तराखंड की पहली विधानसभा देहरादून में है। तो जो हमारा गैरसैंण है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी समर कैपिटल है। गैरसैंण इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। यहाँ चाय के बागान हैं जिसके लिए बहुत फेमस है। इसी वजह से इन्हीं महत्व के कारण यह राजधानी बना। ये है हमारा गैरसैंण का विधानसभा भवन। अगला है ग्वालदम। ग्वालदम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ही स्थित है और इसकी सीमा हमारे बागेश्वर ज़िले से लगती है। यह जो जगह है ग्वालदम, यह समुद्र तल से लगभग 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ग्वालदम जो है एक बहुत शांत और सुंदर पर्वतीय कस्बा है। कस्बा यानी स्मॉल टाउन हम कह सकते हैं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत फेमस है। यहाँ देवदार, बांज और बुरास के घने जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ जो है मौसम बहुत ठंडा और सुहावना रहता है, इसलिए यह एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। ग्वालदम में है जो यह फेमस है सेब के लिए। यहाँ सेब उत्पादन अच्छा होता है। यहाँ जो है चाय की खेती भी की जाती है, जो स्थानीय लोगों की आय का यानी इनकम का मेन साधन है। यानी यहाँ के जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वो चाय की खेती करके अपनी इनकम बनाते हैं। उसके बाद इसका सांस्कृतिक महत्व है। जो यह क्षेत्र, इस ग्वालदम में आप देखोगे कि कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों संस्कृति का आपको मिक्सचर दिखेगा। आपको दोनों संस्कृति यानी कुमाऊनी गढ़वाली भाषा, लोक गीत और वेशभूषा परंपराएं दोनों देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगला जो प्लेस है वो है जोशीमठ। जोशीमठ का संस्कृत जो नाम बना वो संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ से बना है। ज्योतिर्मठ का जो अर्थ होता है वो होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान, यानी जो शिव के ज्योतिर्लिंग की जगह होती है उसको हम कहते हैं ज्योतिर्मठ। इस स्थान को पहले क्या कहा जाता था, योधी कहा जाता था। इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और उन्होंने ही ज्योतिर्मठ की स्थापना की। हिंदू मान्यता के हिसाब से जो शरद ऋतु है, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ यानी विष्णु भगवान जोशीमठ में ही विश्राम करते हैं। और यहाँ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया एक भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि इस मंदिर में नरसिंह की एक जो मूर्ति है वो केवल एक भुजा वाली है, यानी एक हाथ वाली मूर्ति है। इस मंदिर के सामने एक बिल्डिंग है जिसमें एक पत्थर का कुंड और पीतल की 2 धाराएं बनी है। धाराएं कौन कौन सी है? दंड धारा और नरसिंह धारा। इन धाराओं के बीच राम और सीता की पीतल की प्रतिमाएं स्थापित हैं। जोशीमठ में
हनुमान, गणेश, सूर्य और गौरी शंकर और नवदेवी के भी कई सारे मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा जोशीमठ में ही शंकराचार्य द्वारा पूर्णागिरि देवी पाठ की स्थापना की गई थी। यहाँ एक वासुदेव मंदिर भी है जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे तपोवन। तपोवन भी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। यह जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तपोवन इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर जो उस गर्म जल के स्रोत में स्नान करेगा तो उसके त्वचा के रोग ठीक हो जाएंगे, यानी त्वचा और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों से उसको राहत मिलेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेमकुंड साहिब। हेमकुंड जो है वो समुद्र तल से लगभग 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे हम स्वर्ण झील भी कहते हैं। जो जोशीमठ है, यह हेमकुंड जोशीमठ से 29 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हेमकुंड चारों ओर से 7 ऊंचे बर्फ के ढके पर्वतों से घिरा हुआ है जिन्हें हेमकुंड पर्वत कहते हैं। यानी जो हेमकुंड साहिब है इसके चारों ओर 7 ऊंचे बर्फ के पर्वत हैं जिन्हें हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। इन पर्वतों के बीच एक पानी की झील है। हाथी पर्वत और सप्तशृंग पर्वत के हिमनदों से इस झील को पानी मिलता है। यानी इस झील को पानी कहाँ से मिलता है? हाथी पर्वत और सप्तशृंग पर्वत के ग्लेशियरों से। झील से हेमगंगा नाम की एक छोटी नदी भी निकलती है। यानी इस झील से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसे हम हेमगंगा कहते हैं। झील के पास एक गुरुद्वारा स्थित है जो सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरुद्वारा सिख लोगों का होता है और ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे हैं ने पूर्व जन्म में इस झील के किनारे ध्यान किया था और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। सिख तीर्थ के रूप में इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। सिखों के लिए यह स्थान कैलाश मानसरोवर के जितना पवित्र माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रूपकुंड। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल विकासखंड से लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यह जो झील है वो समुद्र तल से लगभग 4780 मीटर की ऊंचाई पर है। रूपकुंड जो झील है यह एक कटोरे के आकार का है जिसका डायमीटर लगभग 500 फीट है। इसमें से एक जलधारा बहती है जिसका नाम रूपगंगा है। रूपकुंड जो है वो जून और जुलाई को छोड़कर ज़्यादातर बर्फ से ही ढका रहता है। रूपकुंड इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ मानव कंकाल पाए जाते हैं जो लगभग 2.5 किलोमीटर की परिधि में पाए जाते हैं और ये आज भी एक रहस्य है कि इनके बारे में मतलब हमें कुछ पता नहीं चला है। जो इन मानव कंकाल की खोज की थी सबसे पहले 1942 से 43 में वन विभाग द्वारा की गई थी और बाद में स्वामी प्रणवानंद ने 1956 से 58 के बीच इस रहस्य का मतलब इसके बारे में रिसर्च किया था। इसके बाद है हाँ, ये आप देख सकते हैं रूपकुंड एक कटोरे के आकार का है और ये बर्फ़ से ढका है। इसके बाद है फूलों की घाटी जिसके बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है जो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से लगभग 19 किलोमीटर पैदल चलकर घाघरिया नाम की एक जगह वहाँ मिलती है। घाघरिया से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक सुंदर घाटी है जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इसी कारण इसे फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए विश्व भर में बहुत फेमस है। यानी यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में फेमस है। 2005 में विश्व धरोहर समिति ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर दिया। ये है हमारी फूलों की घाटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे औली। औली उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है और यह जोशीमठ से रोड के बाद लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। औली तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी है। रोपवे यानी ट्रॉली जिसे हम कहते हैं और इस रोपवे की जो लंबाई है वो है 4.15 किलोमीटर।
यह जो रोपवे बना था वो बना था 1993 में। गर्मियों में औली की पहाड़ियाँ हरी भरी रहती हैं और जबकि ठंडियों में यहाँ बर्फ़ गिरती है। इसी कारण विश्व यह यहाँ गर्मियों में तो हरा भरा रहता है और सर्दियों में यहाँ बर्फ़ गिरी रहती है। तो औली में जनवरी से मार्च के बीच बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, इसलिए यह जो ठंडियों में है, ठंडियों में टूरिस्ट का मेन सेंटर बन गया है। इसके बाद जो इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई है 2540 मीटर से 3050 मीटर यह ऊंचा है और 6 किलोमीटर लंबा, लगभग 6 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी और अंजनी माता का। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 21 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे लोग बहुत पवित्र मानते हैं। भारत सरकार ने 1982 में नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया था। बाद में 1988 में इसे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। इस रिजर्व का जो क्षेत्रफल है लगभग 5860 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बहुत सारे दुर्लभ जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। दुर्लभ यानी जो बहुत रेयर हो जाते हैं, वो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। नंदा देवी क्षेत्र के पास गोमुख और मिलम हिमनद स्थित है। यहाँ की ऋषि घाटी भी बहुत फेमस है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7817 मीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे पूरे क्षेत्र का मतलब यह क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद है लास्ट और आखिरी प्लेस माणा, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह पहले तो भारत का यह आखिरी गांव कहलाता था, अंतिम गांव, लेकिन 2020 में हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत का पहला गांव घोषित कर दिया। तो अब इसे इसी ही नाम से जाना जाता है, जिसकी सीमा जो है चीन से लगती है और बद्रीनाथ के पास यह माणा गांव है। माणा गांव को पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ जो माणा गांव में है अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे हम केशव प्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग हमने कल पढ़े और आज हमने एक और प्रयाग पढ़ा जिसका नाम है केशव प्रयाग। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर भारत तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। इसके बाद यहाँ कुछ मंदिर हैं और यहाँ एक मेला लगता है जो कि वामन द्वादशी नाम का एक मेला लगता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तब यहाँ जो मंदिर है घंटाकर्ण, उसके भी कपाट बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और ऊनी कपड़े बनाने का काम करते हैं। यहाँ जो मुख्य फसलें होती हैं वो आलू और जौ होती है। यहाँ जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो यहाँ के जो लोग हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, नीचे के एरियाज़ में चले जाते हैं रहने के लिए। और गांव में लगभग 250 परिवार रहते हैं और जिनकी कुल पॉपुलेशन जो है वो 1500 है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चमोली ज़िला जो है किस किस के साथ इसकी सीमा लगती है। तो दक्षिण में ये अल्मोड़ा के साथ इसकी सीमा लगती है। उत्तर में ये हमारे चाइना के साथ भी इसकी सीमा लगती है और उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी से और यहाँ रुद्रप्रयाग से और पूर्व में हमारे पिथौरागढ़ से इसकी सीमा लगती है। यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और हमारे साथ बने रहें। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।